हेलो, मैं राज कंवर। अब आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसका सेकंड पार्ट है ये आपका। तो हमने पहले क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं एक बार। सबको गुड मॉर्निंग एंड जय माता रानी। तो देखें, सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा था, फिर उसकी पार्टनरशिप की नीड क्या थी, आपको ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, वो हमने चैप्टर पढ़ा। फिर उसके बाद हमारा जो था हमने पढ़ा कि जो पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या हैं वो हमने पढ़ी, और इसको मैंने बोला था कि आप अच्छे से लिख कर आना, तो शायद लिख दिया होगा आपने अभी तक। तो सेकंड मैं आपको आज शुरू करवाऊँगी, वो है आपके पार्टनरशिप का जो टाइप्स हैं या पार्टनर जो आप साझेदारी करते हो उसके प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं, उसको पढ़ना आपका ज़रूरी है। तो प्रकार हम आज शुरू करते हैं। सब लोग आ गए होंगे और रेडी हैं अपना चैप्टर पढ़ने के लिए। चलो, टाइप ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी के प्रकार। साझेदारी कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप हैं साझेदारी के, तो उसको पढ़ना भी। अब साझेदारी क्या होती है ये समझ लिया है तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि साझेदारी के प्रकार कितने हैं। सबसे पहले हमने साझेदारी को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। साझेदारी का पहला प्रकार, पहला टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। किसके आधार पे? समय के आधार पर। समय के आधार पर पार्टनरशिप के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा है कि हम लायबिलिटी या ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी या दायित्व, हम दायित्व के आधार पे भी पार्टनरशिप के 2 भाग करेंगे, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। फिर है हम उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या था, हमने क्यों की ये पार्टनरशिप, तो वो भी हमारा अलग से हम डिफाइन करेंगे। फिर अगला रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ वैधता। वैधता मतलब वैधता को तो आप अच्छे से समझ आएंगे कि वैध, लीगलिटी के बेस पर हम पार्टनरशिप को 2 में डिवाइड करते हैं, एक लीगल एक अनलीगल। तो हम पार्टनरशिप के चारों टाइप को पढ़ते हैं। पहला है समय के बेस पे। समय के बेस पे यानी टाइम बेसिस या समय के आधार पर हमने पार्टनरशिप को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है हमारा फिक्स टाइम। जो पार्टनरशिप का पहला भाग है वो है फिक्स टाइम। फिक्स टाइम मतलब आपने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया मतलब 2 साल के लिए, या आप जैसे दिवाली अब आ रही है, दिवाली सीज़न निकालने के लिए आपने पार्टनरशिप की कि हम 2 महीने ये दिवाली की सीज़न निकालेंगे, इसके लिए हम सब मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और पटाखे की दुकान लगा लेते हैं। तो जैसे ही दिवाली गई, ख़त्म हुई पार्टनरशिप, ये आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो आपका क्या था कि आप लोग एक टाइम पीरियड, दिवाली टाइम था आपका कि दिवाली के लिए, दिवाली का टाइम रहेगा तब तक हम पार्टनर रहेंगे। और या फिर आपने 2 साल के लिए पार्टनरशिप की है तो, या 1 साल के लिए किए हैं, या 10 साल के लिए। तो जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होगा, आपकी इच्छा भी नहीं है कि आप अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करें, फिर भी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपने टाइम ख़त्म हो जाएगा। टाइम आपने रखा था कि हम 5 साल के लिए पार्टनर रहेंगे, तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे और आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे आप कहेंगे नहीं हम तो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको नया पार्टनरशिप वापस शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए नई पार्टनरशिप की शुरुआत करनी होगी और उसमें आप अपनी टाइम लिमिट वापस से देंगे, तब आपकी नई पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पहले आपने 5 साल के लिए पार्टनरशिप की थी वो तो आपकी ख़त्म हो गई। तो ये था फिक्स टाइम के लिए। एग्जाम्पल डाल देना इसके अंदर और बाकायदा इसके बारे में लिखना कि फिक्स टाइम वाली या निश्चित समय वाली पार्टनरशिप किसको कहते हैं, जिसमें एक व्यापारी या जो कुछ पार्टनर हैं या साझेदार मिलकर कुछ समय के लिए पार्टनर बनते हैं और वो समय समाप्त हो जाने पर, मतलब आप एग्जाम्पल दे देना 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए, और वो जैसे ही समय समाप्त होता है पार्टनरशिप स्वतः समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो जाती है। चलो, अब है समय के आधार पर। ये जैसे फिक्स टाइम था वैसे एक नो फिक्स टाइम, मतलब आपकी कोई अनिश्चित समय पर कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप बस पार्टनर बन गए और आप वहाँ पे आपने बोला ही नहीं कि मैं 10 साल के लिए कर रहा हूँ, 4 साल के लिए कर रहा हूँ या 2 साल के लिए, बस चलती रहेगी, जब तक हम चलाएंगे तब तक चलेगी। जिस दिन हम ऊब जाएंगे, हम कहेंगे कि अब हमें पार्टनरशिप नहीं करनी है, हमें अपनी पार्टनरशिप को ब्रेक करना है, तो उस टाइम आपकी ये पार्टनरशिप ब्रेक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी टाइम लिमिट नहीं है,
आपकी चलती रहेगी पार्टनरशिप जब तक आप खुद उसको ब्रेक नहीं कर देते, जब तक आप खुद उस पार्टनरशिप को समाप्त नहीं कर देते, तब तक ये पार्टनरशिप आपकी चलती रहेगी। तो फिक्स टाइम और नो फिक्स टाइम आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान रखना, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, आपको अपनी नोटबुक में उसको अच्छे से हेडिंग लगा के ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एंड फिर उसके ऊपर लिखना है नीचे वाला सेकेंड ए पार्ट कि उसमें फिक्स टाइम और दूसरा है नो फिक्स टाइम। तो ऐसे करके उसमें एग्जांपल भी डाल देना कि उसमें 2 साल 5 साल के लिए, और इसमें टाइम लिमिट होती नहीं है। आप पार्टनर जब तक आपने पार्टनरशिप रखना चाहते हो तब तक आप रखोगे, कैरी ऑन रखोगे, और उसके बाद आप जब चाहो तब उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। दूसरा आपका ऑप्शन था, दूसरी टाइप थी आपकी पार्टनरशिप की ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, या दायित्व के आधार पर। आपकी दायित्व या लाइबिलिटी है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। लिमिटेड और अनलिमिटेड नाम से ही पता हो जाएगा। लिमिटेड मतलब एक सीमित दायित्व, अनलिमिटेड मतलब असीमित दायित्व। दायित्व मैंने बताया जिम्मेदारियां जो आपकी होती है, बिजनेस की जो जिम्मेदारियां होती है वो आपको लिमिट या अनलिमिटेड या लिमिटेड। तो जिम्मेदारियों में क्या, हम जैसे एक प्रॉफिट को लेकर समझते हैं या लॉस को लेकर समझते हैं। जैसे आपको कंपनी में लॉस हो जाता है, आप पार्टनरशिप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी या दायित्व के आधार पर पार्टनरशिप कर रहे हो, और आपने दायित्व के आधार पर आपने 4 पार्टनर बने। 2 पार्टनर तो बने सीमित दायित्व के लिए और 2 पार्टनर बने थे असीमित दायित्व के लिए। 2 पार्टनर जैसे राम और श्याम बने थे जो लिमिटेड पार्टनरशिप में शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी लाइबिलिटी कैसी रखी, लिमिटेड रखी। और जो श्याम और राम के अलावा जो मोहन एंड सोहन थे, उन्होंने अपना क्या रखा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप एक्सेप्ट किया। तो है तो हम चारों के चारों एक ही पार्टनरशिप में, लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी के बेस पे अगर हमको अलग करें तो हमारा राम एंड श्याम तो कैसे हो जाएंगे, लिमिटेड वाले, और जो मोहन एंड सोहन है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले। अब इसको कैसे करेंगे वो एग्जांपल लें। जैसे लाइक आपको लॉस हो गया पार्टनरशिप में, तो इन्होंने अपनी लिमिट रखी थी कि अगर पार्टनरशिप में लॉस होगा तो हम 1 लाख तक का अपना लॉस हुआ वो भरेंगे। क्या करेंगे, अगर लॉस हो गया तो हम 1 लाख तक का लॉस भरेंगे। तो सपोज करो पार्टनरशिप में क्या हो गया, 5 लाख का लॉस आ गया, और 5 लाख के लॉस की भरपाई में अब राम एंड श्याम कितनी भरपाई करेंगे। राम, उसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्या है, क्योंकि वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बंदा है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर है, इसीलिए वो आपका कितना लॉस भरेगा, मैक्सिमम 1 लाख। फिर राम के बाद श्याम भी कितना भरेगा, मैक्सिमम 1 लाख का। तो मतलब 5 लाख पैसे 1 लाख तो राम एंड श्याम भरेंगे। जो बाद में 3 लाख रहेगा उसमें ये 2 बंदे मोहन एंड सोहन, जिन्होंने अनलिमिटेड वाली या असीमित दायित्व वाले पार्टनरशिप करी थी, तो उसमें उनका जो अब 3 लाख आएगा वो ये दोनों आपस में बांटेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि हम भी राम एंड श्याम की तरह 1 लाख ही देंगे, नहीं, तुमने अनलिमिटेड वाली एक्सेप्ट की थी और इन्होंने लिमिटेड वाली एक्सेप्ट की थी, तो इसीलिए इनको बस लिमिटेड में 1 लाख तक इनका भरा जाएगा लॉस, और बाकी जो 3 लाख है वो आप दोनों आपस में शेयर करें। जो भी आपका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी रेशियो में आप अपना लॉस भी शेयर करेंगे और आप भरेंगे। अब 3 लाख में से इनके 1.5 लाख भी आ सकते हैं, हो सकता है कि सारे के सारे एक को ही भरना पड़े, तो क्योंकि अनलिमिटेड है उसमें कुछ आपका कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। तो लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है। तो ये आपको, इसको भी आपको क्लासीफाई करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है, अपने एग्जाम्पल देकर आपको कैसे समझ में आता है वैसे आपको इसको लिखना है। अगला हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप का उद्देश्य। हमने पार्टनरशिप क्यों की, पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है, कैसे, किस चीज़ के लिए हमने पार्टनरशिप की। तो हम उद्देश्य को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उद्देश्य एट विल मतलब ऐच्छिक, मतलब आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और दूसरा आपका विशेष, एक पर्टिकुलर स्पेशल आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए आपने पार्टनरशिप की। मैं बता दूं आपको एट विल क्या होता है और विशेष क्या होता है। तो पहले आप विशेष को समझ लें तो आपको बाद में एट विल या ऐच्छिक आपको समझ में आ जाएगा। विशेष, जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में है आप, और उसमें क्या होता है कि जैसे आपको बहुत बड़ा
गवर्नमेंट से पुल बनाने का या रेलवे पुल बनाने का या ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब उसमें क्या बहुत बड़ी अमाउंट लगानी, गवर्नमेंट तो काम पूरा होगा तब पैसे देगी, या थोड़ा थोड़ा काम जैसे जैसे पूरा होगा वैसे वैसे पेमेंट करेगी, लेकिन आपको तो पहले पैसे लगाने होंगे ना। तो उसके लिए आपको क्या था कि पार्टनर की ज़रूरत पड़ी। तो आपने अपने जो कंस्ट्रक्शन करने वाले 4 पार्टनर, 2 भाई दोस्त या जो थे, उनको बोला कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, पार्टनरशिप बोलो किस चीज़ के लिए करनी है। तो उन्होंने बोला मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवे ब्रिज बनाने का या फिर एक पुल बनाने का या रोड ब्रिज बनाने का, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके बारे में आप बताएंगे कि मेरे को रेलवे ब्रिज बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसमें मुझे पार्टनरशिप चाहिए। तो वो बोलेंगे ठीक है, हम लोग पार्टनर बनने को रेडी हैं। तो जैसे ही वो पार्टनर बनेंगे, उन्होंने पार्टनरशिप किसके लिए की है, रेलवे ब्रिज बनाने के लिए। एक उनका स्पेशल जो पर्टिकुलर एक स्पेशल उद्देश्य था उनका कि उनको रेलवे ब्रिज बनाना है। जैसे ही रेलवे ब्रिज बना, तैयार हुआ और उनकी ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी पार्टनरशिप, उनकी स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, सिर्फ रेलवे ब्रिज बनाना। जैसे ही रेलवे ब्रिज बनेगा उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो उनका उद्देश्य या उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, रेलवे ब्रिज बनाना, और रेलवे ब्रिज खत्म हुआ मतलब बन के तैयार हो गया तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो यहाँ पे विशेष उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पुल या ब्रिज बनाने के लिए या कोई ये वाटर सप्लाई वाले टैंक बनाने के लिए या कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आपको रोड बनानी है तो उसके लिए भी आप पार्टनर हो जाते। तो आपका यहाँ पे काम क्या था, स्पेशल एक काम था कि आपका वो अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। और वहीं पे आपको ऐच्छिक मतलब आप जनरली जो भी काम करना चाहते थे उसके लिए आप अपनी इच्छा से पार्टनर बन गए। कहीं आपका वहाँ पे कोई मेन उद्देश्य नहीं था, कोई स्पेशल उद्देश्य नहीं था, आप जनरल उद्देश्य के लिए, जैसे माल को खरीदना और बेचना जनरल काम था आपका। जैसे जनरल स्टोर आप खोलते हैं या कपड़े की शॉप खोल देते हैं या फैक्ट्री, जूते बनाने की फैक्ट्री खोल दी या फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री खोल दी या कोई सामान बनाने की या कोई भी ऐसी फैक्ट्री बनानी जो नॉर्मल चलती है, जिसका लाइफ टाइम तक आप यूज़ करोगे, जो हमेशा रहने वाली है। आप अगर पार्टनरशिप तोड़ के चले भी जाओगे तो भी वो काम शुरू रहेगा, उसकी डिमांड मार्केट में चलती रहेगी। लेकिन रेलवे ब्रिज, अब उसी जगह पे रेलवे ब्रिज बार बार तो नहीं बनेगा। एक बार रेलवे ब्रिज वहाँ बन गया है तो अब वहाँ पे दूसरा रेलवे ब्रिज तो कई सालों बाद बनेगा। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप दूसरा काम करोगे। तो ये तो होता है स्पेशल काम के लिए, किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए या एक पर्टिकुलर उद्देश्य या विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप पार्टनरशिप करते हो, उसको कहते हैं विशेष पार्टनरशिप। और दूसरा होता है ऐच्छिक पार्टनरशिप, सामान्य पार्टनरशिप होती है, किसी सामान्य कार्य को करने के लिए हम पार्टनर बनते हैं। अब बेसिस ऑफ लीगलिटी यानी वैधता के आधार पर हमने पार्टनरशिप को कितने भागों में बांटा, पार्टनरशिप को वैधता के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा, वैध और अवैध, लीगल एंड इलीगल। लीगल बेस पे और अनलीगल बेस पे आपको समझ में आ गया कि जैसे आपने पार्टनरशिप की है कि किसी दुकान को खोला है, कोई फर्नीचर की दुकान का फैक्ट्री खोल दी, फर्नीचर की दुकान खोल दी, या कोई भी काम आपने ऐसा किया है जो जिसकी लोगों में डिमांड है, जिसकी ज़रूरत है और किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसी को नुकसानदेह नहीं है, ना तो गवर्नमेंट को होना चाहिए ना आपकी सोसाइटी को होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसके लिए आपने पार्टनरशिप की है और वैसा काम आप कर रहे हो, तो आपके बिजनेस से किसी को कोई हानि नहीं है, ना गवर्नमेंट को आपसे कोई शिकायत है। तो ऐसा काम आपके लिए क्या होगा, लीगल होगा, आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो अगर ऐसे काम के लिए आपने पार्टनरशिप की है तो वो तो आपकी क्या होगी, वैध या लीगल पार्टनरशिप। और दूसरी होगी अवैध पार्टनरशिप। मैंने पहले ही बोला, आप हथियारों के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो, आप 4 जने मिलकर चोरी का प्लान करते हो और बोलते हैं हम लाइफ टाइम चोरी करेंगे और इसके लिए हम पार्टनर बन रहे हैं। तो चोरी करना एक अनलीगल काम है, चोरी काम है। चोरी करोगे तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। ये इंडियन लॉ के अगेंस्ट काम करोगे, आप हथियारों का बनाने का काम करोगे तो वो इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। और उसके लिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप आपकी कैसी होगी, अनलीगल पार्टनरशिप होगी, उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। और पार्टनरशिप का एक्ट ब्रेक करने का, उसको तोड़ने का, उसके उल्लंघन का आपको क्या करना पड़ेगा, हर्जाना भरना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। तो पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, अनलीगल नहीं होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप के दोनों टाइप बता दिए मैंने कि पार्टनरशिप लीगल कौन सी होती है, अनलीगल कौन सी होती है। तो बाकायदा अपनी लैंग्वेज में लिख देना अच्छे से। अब इनको आप अपनी लैंग्वेज
कैटेगरीज में क्लासीफाई करके इनको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। मैं इनको भी आपसे पूछूंगी कि आपने इनमें क्या किया है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक है साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आपको पूछा जाता है साझेदारी संलेख का, और ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दें क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पढ़ता है। बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ता है ये, बहुत जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आपके बनते हैं। और ये पार्टनरशिप का डीड है। डीड क्या होता है, संलेख क्या होता है, मैं पहले तो डीड या संलेख होता है क्या उसी को बता दूं कि जब आप पार्टनरशिप करोगे ना तो उसमें आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले अब जैसे पार्टनरशिप की है तो उसमें कौन कौन पार्टनर हैं, उन पार्टनर्स के नाम क्या हैं, उन पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, वो रहते कहाँ हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, फिर आप कौन सी चीज़ के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिस पेपर पर हम लिखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हम तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इस डीड के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो पॉइंट है वो आपके, मैं बता दूं आपको, कम से कम 15 या 17, 15, 18 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आपको हमेशा, आपको जब भी कोई पूछे कि पार्टनरशिप की डीड के कुछ पॉइंट लिखो, तो आपको याद रहे कि आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके आपको पॉइंट लिखने होते हैं। ये भी आपको मैं बता दूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी सवाल आता है और आपको कम से कम इसके कितने पूछेंगे, 15 तो मिनिमम पूछेंगे ही पूछेंगे। आपके टोटल शायद 22 या ऐसे कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि डीड में कौन कौन सी बातें होती हैं। डीड में कौन कौन सी बातें होती हैं। पहला, फर्म का नाम व पता। जब भी आप डीड करेंगे, साइन कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें आप अपनी जो भी पार्टनरशिप में जो दुकान खोलेंगे, जो कंपनी खोलेंगे, उसका नाम लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे कि हमने इस कंपनी के लिए, तो फर्म का नाम। आपको ये पॉइंट सारे 15 के 15 पॉइंट्स मतलब आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। आप अपनी बुक में आराम से वही पॉइंट है वही लिखने हैं। तो मैं यहाँ लिख के नहीं आई हूँ, लिखा नहीं है मैंने, तो आप अपनी नोटबुक से जैसा है एज इट इज़ लिखना ही है उसको। तो देखते हैं कि फर्म का नाम व पता पहले लिखता है। फर्म की डीड के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है फर्म का नाम, या जो आप कंपनी या जो दुकान या खोल रहे हैं उसका नाम होना चाहिए और उसका पता, कहाँ पे आपने उसको खोला है। दूसरा, साझेदारों का नाम व पता, फिर जो आप पार्टनर बने हो उन पार्टनर्स का नाम और फिर उनका एड्रेस होना चाहिए। और साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति या कार्यक्षेत्र, जो आपका साझेदारी जिस बिजनेस के लिए आपने साझेदारी की है उस बिजनेस की नेचर क्या है और उसका वर्क फील्ड क्या रहेगा, कहाँ पे वो वर्क किया जाएगा और कैसा काम होगा उसमें, वो आपका लिखना ज़रूरी है। फिर आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपका जो लाभ विभाजन का अनुपात है, उसको लिखेंगे कि हम इसमें राम श्याम मोहन बराबर पार्टनर बराबर है जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो उसमें 1:1:1 मतलब 1:1:1 तीनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा। और अगर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है तो 2:1, 1:4, 4:5 ऐसे भी कुछ भी हो सकता है। अगला रहता है आपका साझेदारी की पूंजी। अब आप लोगों ने बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस खोला है, साझेदारी व्यापार खोला है, तो उसमें आपने घर से पैसे ला के लगाए होंगे ना, तो राम ने कितने लगाए, श्याम ने कितने लगाए, मोहन ने कितने लगाए, तो वो भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब पार्टनरशिप ब्रेक करेंगे, ख़त्म करेंगे, उस टाइम हमें पता होना चाहिए किसने कितने पैसे दिए थे और उन पैसों को वापस उन्हें रिटर्न करना होता है। तो साझेदारों ने कितने पैसे लाए, मतलब कैपिटल कितनी थी वो लिखो। फिर पूंजी पर ब्याज के संबंध में, अब जैसे कैपिटल लाई है, सबने अपने घर से पैसे लाए, तो पार्टनरशिप बिजनेस उनको वापस उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कितने % देगा, वो भी लिखना ज़रूरी है उस डीड के अंदर। फिर है आहरण की राशि। आहरण मतलब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस पार्टनरशिप बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं या कुछ सामान निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी वो राशि कितनी निकाल सकते हैं, उसका अमाउंट कितना होगा कि आप 50,000 तक अपने बिजनेस में से निकाल सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या 20,000 निकाल सकते हैं, तो उसकी लिमिट लिखनी होनी चाहिए। और फिर अगर आपने निकाला है तो उस पर, जैसे आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है बिजनेस से, वैसे आप भी तो उस बिजनेस का पैसा यूज़ कर रहे हो, तो बदले में उससे
के ऊपर आपको कितना बिजनेस को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, उस आहरण उस ड्राइंग पे आप भी बिजनेस को क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो कितना ब्याज राशि और उसका ऊपर ब्याज कितना होगा, उसके संबंध में जो भी आपके प्रावधान हो वो लिखने होते हैं। फिर फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, आप अपने जो फर्म है बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो आपकी जो अकाउंटिंग की बुक्स होगी वो कितने टाइप की रखेंगे, मतलब कौन से टाइप की रखेंगे। तो उसमें टाइप आपको आगे जाके पढ़ने को मिल जाएगी कि साझेदारी में जो बुक्स रहती हैं कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, मतलब आप डबल एंट्री सिस्टम से काम करेंगे या फिर आप भारतीय महाजनी बही खाता से काम करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। फिर है साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन, आपके जो भी पार्टनर होंगे उनको सैलरी कितनी दी जाएगी, अगर वो वहाँ पे बिजनेस में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको कमीशन कितना मिलेगा, उनको सैलरी कितनी मिलेगी, उनको बोनस क्या मिलेगा। तो वो सारा चीज़ें भी उसमें लिखी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी झगड़े तो आसानी से निपटारा कर पाएँ, झगड़ा नहीं करें। उसके लिए बोलेंगे हमें तो कमीशन दो इस पर, तो वो फिर झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कमीशन मिलेगा और आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए फिर हम आपस में झगड़े, इससे बेटर है हम पहले से ही लिख कर रखें कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट आपका रहता है खातों का अंकेक्षण, मतलब ऑडिटिंग। आपके जो अकाउंट बनाएंगे, आप जो लेखा पुस्तकें रखेंगे, आप अकाउंटिंग का काम करेंगे, उसमें आपकी ऑडिट करवाना भी ज़रूरी है। अंकेक्षण करवाना मतलब बाहरी किसी व्यक्ति से उसको चेक करवाना भी ज़रूरी है। तो आप उसकी ऑडिटिंग कैसे करवाएंगे, इंटरनल ऑडिट करवाएंगे, मतलब अंदरूनी ऑडिट, मतलब आप ही लोग आपस में मिलकर उसकी ऑडिट करेंगे। मतलब राम ने खाता बनाया है तो श्याम उसकी चेकिंग कर लेगा। या फिर आप किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाएंगे, मतलब सीए है, सीए से उनको बुला के चेक करवाएंगे, या किसी ऑडिटर को बोलेंगे कि आके हमारी अकाउंटिंग की जो लेखा पुस्तकें हैं, जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं, उनको चेक करो कि हमारे ट्रांजैक्शन सही है, एंट्री सही है कि नहीं है। तो ऑडिटिंग कैसे करवाएंगे, इंटरनल आंतरिक अंकेक्षण होगा या बाह्य अंकेक्षण, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटिंग कैसी करवाएंगे वो भी आप लिख दें उसके अंदर। फिर रहता है साझेदारी की अवधि, कितने टाइम के लिए आपने अवधि मतलब आप टाइम लिमिट लगा दें, या आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो ये जो भी है उसके अंदर आपको क्लासीफाई करना होगा कि ऑन बेसिस टाइम है तो आप टाइम के हिसाब से आप बोलेंगे कि उसमें फ़िक्स टाइम है कि नो फिक्स टाइम है, लिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी भी लिखेंगे कि उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए पार्टनरशिप है या किसी ऐच्छिक उद्देश्य के लिए, ये लीगल है या अनलीगल है। तो लीगली होगी ऑब्वियसली आपकी पार्टनरशिप, तो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ में आप व्यवसाय करो, बिजनेस करोगे, उसका भी आपको लिखना होता है। फिर है साझेदारों के ऋण व उस पर ब्याज। अब जैसे आप भी अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है, दुकान है, उसको आप लोन दे सकते हो और वहाँ से आपको भी लोन मिल सकता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पार्टनरशिप फर्म से, आपको उस शॉप से, उस पार्टनरशिप बिजनेस से कितना है जो लोन मिलेगा उसका अमाउंट पहले से लिख दो कि इतना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है, और उस पर ब्याज कितना लेगी वापस फर्म, वो भी लिखना ज़रूरी है, वो भी लिख देते हैं। फिर पूंजी खाते रखने की विधि। अब जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, आपको आगे जाके पता चल जाएगी कि कैपिटल अकाउंट की क्या विधि है, तो हम जो प्रैक्टिकली करेंगे उसमें हम बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। तो जनरली मैं आपको बताऊँ तो कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स होता है, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट और वेरिएबल कैपिटल अकाउंट। तो दो तरीके, तो आप कौन सा रखेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट रखेंगे या वेरिएबल रखेंगे। तीसरा आपका अगला रहता है वो साझेदारी के अधिकार एवं कर्तव्य एवं दायित्व। जो भी साझेदार, जो पार्टनर बने, उनके राइट्स क्या होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, उनके कर्तव्य क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें लिखी होनी चाहिए। विवाद के निपटारे की विधि, मतलब अगर बाई चांस आपके बीच में किसी चीज़ का झगड़ा हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर आप झगड़ने बैठ जाते, तो उसका जो कोर्ट में है वहाँ जाके निपटारा होगा, या फिर आप अपनी डीड के अकॉर्डिंग निपटारा करेंगे, पार्टनरशिप ख़त्म करके निपटारा करेंगे, कैसे करेंगे वो भी आप उसमें लिख दें। फिर नया साझेदार, जो न्यू पार्टनर को आप एंट्री देंगे, प्रवेश देंगे। अपन पहले 4 पार्टनर बने हुए थे और उसमें एक नया बंदा हम ऐड करना चाहते हैं, हमें ज़रूरत है, तो उसके क्या रूल होंगे, उसको कैसे ऐड करेंगे और उसके ऐड करने पर क्या प्रावधान होंगे, क्या रूल होंगे, उसको भी उसमें लिखना ज़रूरी है। फिर नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु हो जाने पर, उसकी डेथ हो जाने पर हम अपनी पार्टनरशिप को कैसे विभाजित करेंगे, हम अपनी पार्टनरशिप का
जो बिज़नेस चल रहा है उसको कैसे आपस में डिवाइड करके उसका निपटारा करेंगे और उस पार्टनरशिप को ब्रेक करेंगे। फर्म के समापन की विधि एवं परिस्थितियाँ। आप अपनी पार्टनरशिप को आज क्या करना चाहते हैं, बंद, उसको क्लोज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें क्या मेथड कौन से होंगे, किस मेथड से आप उसको बंद करेंगे, उस कैसे ख़त्म करेंगे अपनी पार्टनरशिप को, वो भी उसमें लिखना ज़रूरी है। फर्म के समापन पर हिसाब किताब का निपटारे की विधि। फर्म आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस है जो बंद कर रहे हो, तो तब आपका जो हिसाब किताब का निपटारा है, जिस बेस पे आप अपने पार्टनरशिप को बंद करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपके हिसाब करना ही होगा कि किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना माल मिलेगा, ऐसे करके वो चीज़ें भी उसमें लिखी होनी चाहिए। और किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर या गवर्नर वर्सेस मरे नियम है जो आपका इम्पोर्टेंट है, वो आगे प्रैक्टिकल जाके हम पढ़ेंगे। तो उसका क्या नियम है, उसका यूज़ होगा कि नहीं होगा, मतलब ये गवर्नर वर्सेस मरे नियम है, उसका हम यूज़ अपनी पार्टनरशिप में करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर दिवालिया हो जाता है तो उसके एवज में क्या आपके रूल होंगे, पार्टनरशिप कैसे ब्रेक होगी। तो ऐसे करके ये 22 पॉइंट है, आपको मिनिमम 15 से 15 to 18 टॉपिक आपको याद होने चाहिए। तो स्टार्टिंग के तो बहुत इजी है और बाद में भी आप अपनी तरफ से इनको लिख लेंगे, लेकिन अपनी नोटबुक में लिख दें क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके आता है। अब अगर बाय चांस मैं कहूँ कि अगर आपने ये डीड नहीं की है, सपोज करो आपने अपनी ये डीड की ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा आपके कि आप तो भूल गए कि नए नए पार्टनर बने थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये पार्टनरशिप नाम की एक डीड भी बनती है, ये संलेख भी बनता है, साझेदारी संलेख भी होता है। हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ अपने नाम वाम लिख दिया, हमें पता ही नहीं था कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए आपस में शेयर करना है, प्रॉफिट को बांटना है, तो उसके लिए भी एक रूल होता है, उसको लिखना पड़ता है कि हम कितने कितने में डिवाइड करेंगे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो अब हम आपस में झगड़ रहे हैं, हमें अपनी पार्टनरशिप को ब्रेक करना है, हमारा केस है वो कोर्ट में चला गया। अब हम क्या करें, हमारा निपटारा कैसे होगा। कोई बोलेगा मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है, मुझे पैसे पे ब्याज दो, कोई बोलेगा मुझे इसको लोन दिया था पार्टनरशिप में तो इसका लोन का ब्याज दो। तो ऐसे करके हम आपस में झगड़ेंगे और हम अब इसका निपटारा करने के लिए किसी कोर्ट में जाएंगे, किसी का कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो वहाँ हमारा निपटारा होगा। उसके लिए हमारा, अगर आपका साझेदारी संलेख नहीं है, उसकी एब्सेंस में या उसके अभाव में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, तो उसके अभाव में आपकी साझेदारी के ऊपर जो नियम लागू होंगे वो आपके रूल ये हैं। उसमें से याद रखना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके जो ये टॉपिक 5 टॉपिक है स्टार्टिंग के, ये आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगे। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपके ये काम आएगा। सबसे पहला आपका रहता है प्रॉफिट है, उसको कहाँ कितने में शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। जो भी आपका प्रॉफिट होगा, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका पैसा किसने कितना लगाया है, किसने कितना नहीं लगाया। हम अपना जो प्रॉफिट है वो आपस में क्या करेंगे, इक्वली, मतलब 1:1 में उसको डिवाइड करेंगे, मतलब बराबर आपस में बांटेंगे, पहला। दूसरा रहेगा कि आपने जो कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया, जो पैसा लगाया, जो पूंजी लगाई है, उसके ऊपर बिजनेस आपको ब्याज देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो क्लियर बता दिया है कि नो इंटरेस्ट। आपने अपने घर से लाके पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर आपका पार्टनरशिप बिजनेस कोई ब्याज आपको नहीं देगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और तीसरा रहता है कि अगर आपने जैसे पैसे बिजनेस में लगाए, वैसे बिजनेस ने आपको भी तो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे दिए होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। उस ड्राइंग्स के ऊपर भी तो ब्याज, बिजनेस भी तो ब्याज लेगा। जैसे आपको बोला कि आप बोल रही हो कि मेरे को कैपिटल पे ब्याज दो, तो बिजनेस बोलेगा मुझे भी ड्राइंग पे ब्याज दो। तो आपको मना कर दिया कि कैपिटल पे ब्याज मैं नहीं दूंगा, तो आप भी मना करेंगे कि मैं भी ड्राइंग पे ब्याज नहीं दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट आपको ड्राइंग पे भी नहीं देना पड़ेगा। चलो ये निपटारा हो गया। आपने बोला मैम कैपिटल का निपटारा करवा दिया आपने कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग का करवा दिया कि हमें भी अपने बिजनेस को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये लोन का क्या प्रॉब्लम है, अगर हमने जो है लोन ले रखा है या दे रखा है, हमारी पार्टनरशिप को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, बिज़नेस को ज़रूरत थी, तो हमने उसको 50,000 का लोन दिया था, तो उसके ऊपर हमें ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन
उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है। क्या है? 6%। आपको जो आपने अपने बिजनेस को लोन दिया है उसके ऊपर आपको कितना मिलेगा? 6% से आपको ब्याज अलाउड किया गया है। किसके ऊपर? लोन के ऊपर। तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा आपको लोन के ऊपर। जो आपके पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, उसके ऊपर फर्म है जो आपको 6% से ब्याज देगी। ये 5 टॉपिक तो थे आपके इम्पोर्टेंट, जो आपके प्रैक्टिकल में बाकायदा काम आएंगे। आपको याद रखना होगा। कोई प्रश्न है जो कहेगा कि हम अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर कितने रेशियो में करते हैं, वो तो दे रखा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना होगा कि यहाँ पे अगर रेशियो नहीं दे रखा है और साझेदारी प्रश्न में लिखा होगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में, तो फिर हमें ये वाला रेशियो यूज़ करना होगा। ये टॉपिक हमें यूज़ करने होंगे वहाँ पे कि पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो हम कैसे इक्वल शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% से दिया जाएगा। अब सैलरी, कमीशन या पार्टनर्स को बोनस कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर बोलेंगे कि मुझे सैलरी दो, कमीशन दो, बोनस दो, हमारी पहले बात हुई थी, लिखा नहीं था कहीं पे, आपकी कोई डीड नहीं थी, इसलिए अब आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन या बोनस नहीं मिलेगा। तो सैलरी, बोनस, कमीशन की अगर आप डिमांड करेंगे तो वहाँ गवर्नमेंट आपको, जो कोर्ट है, वो कोई सैलरी या बोनस नहीं देगी, कोई कमीशन नहीं देगी। फिर एक आपके जो अधिकारी, ये थ्योरी पोर्शन है। तो इसमें क्या होता है? ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट, या जो आप पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं, जो आपकी फर्म है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से वहाँ जाके चेकिंग कर सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसको ऑडिट कर सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और चेकिंग करने के बाद ये तो आपका खुद है कि आप जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरा रहता है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्शन द बुक्स एंड टेक कॉपी। मतलब आप अपनी जो वहाँ पे बुक्स रखी हुई है, जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं जिसमें आपका लेखा होता है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर उस बुक्स की कॉपी, मतलब फ़ोटो कॉपी निकाल के अपने पास ले भी सकते हैं। ये आपके अधिकार होते हैं 2, और ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसके बेस पे आपकी पार्टनरशिप को अगर ब्रेक करना है और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था तो फिर ये रूल आपके ऊपर लागू होंगे और उसी के बेस में आपकी पार्टनरशिप का क्या होगा? निपटारा होगा, आपकी पार्टनरशिप को समाप्त किया जाएगा। तो इसके बाद जो है वो आपके रहेंगे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे आपका। और ध्यान रहे, ये थ्योरी पोर्शन इतना था, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर इसको नहीं तैयार किया तो भैया पीछे रह जाएंगे, फिर मुझे नहीं पता। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे सरसरी नज़रों से। तो देखते हैं कि पार्टनरशिप के 4 टाइप होते हैं: ऑन बेसिस टाइम, ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑन बेसिस ऑफ लीगलिटी। टाइम बेस पे 2 भागों में बांटा है, फिक्स टाइम और नो फिक्स टाइम। लायबिलिटी के आधार पे हमने लिमिटेड और अनलिमिटेड। उद्देश्य के आधार पर एट विल एंड पर्टिकुलर, विशेष और ऐच्छिक। लीगलिटी के आधार पे हमने लीगल एंड इलीगल किया है। तो अनलीगल के अंदर देखो आपके कुछ और टॉपिक भी हैं, उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि देख लेना। पार्टनरशिप के अंदर कुछ नियम है कि जब भी आपकी पार्टनरशिप अवैध कही जाएगी तो क्यों कही जाएगी। अवैध पार्टनरशिप, जैसे आप अनलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी अवैध होगी। उसके साथ में भी आप अपने शत्रु देश का, जैसे पाकिस्तान का कोई बंदा आप अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, तो हमें पता है कि हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश है, तो हम उसका अगर बंदा अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेंगे तो वो भी हमारी अनलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। हम अपने शत्रु देश के नागरिक को अपनी पार्टनरशिप में शामिल नहीं कर सकते। अगला रहता है कि साझेदारी का जो व्यापार है वो जो हमारे राष्ट्र की नीति, मैंने बोला कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट हुआ तो फिर वो हमारा अनलीगल हो जाएगा। और जो आपकी लिमिट्स दे रखी है पार्टनरशिप की कि आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम नॉर्मल बिजनेस के अंदर 100 और बैंक के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 20 व्यक्ति मिलकर आप व्यापार कर सकते हैं। अब बैंक का पार्टनरशिप किया और उसमें आपने 21 जनों को पार्टनर बना लिया तो वो पार्टनरशिप आपकी अनलीगल कहलाएगी। और नॉर्मल बिजनेस के अंदर आपने 102 बंदों को भी अगर पार्टनर बनाया है तो भी आपकी अनलीगल बिजनेस वो पार्टनरशिप कहलाएगी। तो पार्टनरशिप की जो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट है, अगर उसको भी आप क्रॉस कर देते हो तो वो भी आपका क्या होगा? अनलीगल बिजनेस या अनलीगल आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी।
और मैंने कहा स्थापना का उद्देश्य आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि हथियार बनाएंगे और बेचेंगे, चोरी करेंगे और अपना काम चलाएंगे। तो वो आपका उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्टिव ही गलत था और अनलीगल था। तो अगर आपका उद्देश्य अनलीगल है तो आपकी साझेदारी भी अनलीगल होगी। ऐसे करके आपका ये पार्टनरशिप का जो थ्योरी पोर्शन था मैंने समाप्त करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। और डीड ये 15 जो क्वेश्चन है, वो टॉपिक है, उसको आप अच्छे से याद करना, सिर्फ लिखने हैं उसको, जो भी आपको अच्छे लिखें, मतलब लगे कि हाँ मुझे ये याद रहेंगे, याद रखने लायक है। तो 15 से 18 याद रखना, 15 से 18 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रश्न में आता है। मिनिमम 15 आपको पूछ ही लिखते हैं कि डीड में लिखे जाने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाने वाले शब्द हैं या जो डीड होती है उस डीड में कौन कौन से टॉपिक या पॉइंट आते हैं वो आप लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर ये रूल है, इसको इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। ये प्रश्न में ऐसे भी पूछ लिया जाता है और छोटे प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है, बड़े में भी पूछ लिया जाता है, और फिर ये प्रैक्टिकल में भी आपके चलता है। मतलब इसको अगर थ्योरी पोर्शन में नहीं पूछेंगे तो एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिकल जिसमें ये रूल फॉलो होते हैं। तो मतलब आपका ये भी कवर हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी आपका चेक हो जाएगा। मतलब आप प्रैक्टिकल भी करना आता है आपको और यहाँ थ्योरी पोर्शन भी आपको याद है। तो ऐसे करके आपका समाप्त हुआ आज का ये टॉपिक। थैंक यू सो मच। और तैयारी कर लें अपने नोट्स बनाने की। थैंक यू।